हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी हो गई हूँ अभी मरी नहीं हूँ। रात के 12 बजे थे। रंजना जी वीरान घर में अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपने बच्चों के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। उनकी आंखों में दूर दूर तक भी नींद नहीं थी। बच्चों के फ़ोन के इंतज़ार में एक एक पल उन्हें एक एक सदी के बराबर लगता था। फ़ोन का इंतज़ार करते करते रात का 1 बज चुका था, लेकिन अभी तक भी दोनों बेटों में से किसी का भी फ़ोन नहीं आया था। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। रंजना जी ने जल्दी से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ रंजना जी का बड़ा बेटा दीपक था। हेलो माँ, कैसी हो? बेटा मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बेटा तुम कैसे हो? बहू कैसी है? बच्चे कैसे हैं? माँ हम सब ठीक हैं, आप बताओ आप समय से दवाई लेती हो या नहीं? कमला सारे काम ठीक से कर देती है या नहीं? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? रंजना जी बेटे की बात सुनकर कहती हैं, बेटा मैं ठीक हूँ, दवाइयाँ भी समय से लेती हूँ और कमला भी सारे काम ठीक से करती है। बेटा कब आओगे? दीपक माँ अभी तो छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं, हम होली पर आने की कोशिश करेंगे। अच्छा हाँ ठीक है बेटा, जैसा ठीक समझो। रंजना जी ने ठंडी सांस लिया और फ़ोन रख दिया। उनकी बेबसी आंखों से बह निकली थी। उनका हर दिन सोते हुए बीतता था और रात जागते हुए। उम्मीद रहती थी कि दोनों बेटे फ़ोन करेंगे और उसका हाल चाल लेंगे। इसी उम्मीद में रंजना जी पूरी रात आंखों में ही काट दिया करती थी। ऐसा नहीं था कि उसके दोनों बेटे उसे पूछते नहीं थे, लेकिन परदेसी बबुआओं का कहना भी क्या, कोई दूर से कितना भी बात कर सकता है, यह भी एक कड़वा सच था। हर कोई अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहता है, अपने ही मुसीबतों और दिनचर्या से जूझते हुए होली बीत चुकी थी। अब दशहरा भी और दीपावली में कुछ ही दिन शेष थे। रंजना ने बारी बारी से अपने दोनों बेटों को आने के लिए कहा था, लेकिन बहाना तैयार था। दोनों बच्चे अब नए साल में आने की बात कर रहे थे। रंजना जी ने ठंडी सांस भरी और कहा, चलो कोई बात नहीं, अब दिवाली भी बिना परिवार की ही निकाल लूँगी मैं, पर नए साल में तुम दोनों जरूर आना। ना बूढ़ी आंखें कब पथरा जाएं। हाँ माँ, हम कोशिश करेंगे और इस बार आपको भी साथ लेकर आएंगे। उनके दोनों बेटे दीपक और ज्योति ने उम्मीद दिलाकर फ़ोन रख दिया था। रंजना जी की अब देह थकने लगी थी। निरंजन जी के जाने के बाद तो वह बिल्कुल ही अकेली और निसहाय महसूस करने लगी हैं। आज दोनों बेटों से बात कर वह बहुत ही आहत हो गई। पानी का बोतल उनके बेड पर ही रखा हुआ था। उनकी काम वाली दोनों समय आकर पूरे काम करके उनके बिस्तर पर गर्म और ठंडे पानी की बोतलें रख जाती थी, लेकिन रंजना जी ने अपना मन बदलने के लिए अपने कमरे में ही वॉक करने लगी। थके हारे कदमों से पहले वॉशरूम गई, फिर फ्रिज से पानी निकालकर वापस सोफे पर बैठ गई। इस तरह अपनी मौत का इंतजार कोई कैसे कर सकता है भला? पानी का घूंट भरते हुए वह बुदबुदाई। अपने सिर पर हाथ रखे वह पुरानी यादों को भंवर जाल बहने लगी। उनका एक खुशहाल परिवार था। उनके पति निरंजन चौधरी ऊंचे पद पर मुख्य अभियंता थे। उनके 2 बच्चे थे, दोनों ही पढ़ाई में उतने ही तेज, पैसों की कोई कमी नहीं थी। बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे थे। जब एक एक कर दोनों बच्चे विदेश चले गए, तब रिश्तेदार और पड़ोसियों से मिली सराहनाओं से वह फूले नहीं समाया करती थी। फिर धीरे धीरे बच्चों की शादियां हुईं और सब अपनी ज़िंदगी में रमते चले गए। बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश थे और रंजना अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक ही निरंजन जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई
और रंजना जी एकाएक ही अकेली हो गई। दोनों बच्चों ने उन्हें साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन उनका आत्मसम्मान आड़े आ गया। बेटा बहू के साथ रहना, वह भी विदेश में, हमेशा के लिए वह नहीं रहना चाहती थी और बहुत हद तक दोनों बच्चे भी नहीं चाहते थे। बच्चों के इरादे उन्होंने भाप भी लिया था। वह इस घर से अपने पति की यादों से निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ये रातें लंबी हो रही थी और दिन अंतहीन अकेली जिंदगी कठिन लगने लगी थी। रंजना जी सोच रही थी। उन्होंने ड्रॉर में रखा निरंजन जी का मोबाइल निकाल लिया और उसे देखने लगी। जब उनका मन भटकता और उदास होता तो वह निरंजन जी का मोबाइल खोलकर देखती रहती। उनकी फोटोज, फाइल और व्हाट्सएप आदि को देखकर वह फिर से रिफ्रेश हो जाती थी। वह व्हाट्सएप पर सरसारी निगाह डाल ही रही थी कि उनकी नज़र एक डॉक्यूमेंट पर पड़ी। उन्हें याद आया निरंजन जी ने ग्रामीण महिला उत्पादन के लिए कुछ रुपयों से सहयोग किया था। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के शिक्षा और रोजगार के लिए एनजीओ और सरकार की टीम ने एक मिशन चलाया था, जिसमें महिलाओं को संरक्षण करने के लिए साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था थी। निरंजन जी को भी एनजीओ की टीम में कुछ सहयोग करने के लिए कहा था। निरंजन जी को यह पसंद आया था। उनका सकारात्मक सोच देखकर सरकार ने उनसे कहा था, यदि आप भी कुछ योजना शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। रंजना जी को याद आया, निरंजन जी ने कहा था, रंजना तुम बुनाई बहुत अच्छी करती हो, तुम गांव की महिलाओं को बुलाकर उन्हें बुनाई की प्रशिक्षण दो और छोटे छोटे क्राफ्ट्स आदि बना दो। उन्हें हम मेला और ऐसी जगहों पर प्रमोट करेंगे। सरकार हमारी मदद करने के लिए तैयार है, तो हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं। इससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और रिटायरमेंट के बाद हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गांव वालों का भी भला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। रंजना जी यह सुनकर बहुत ही खुश हो गई थी। उन्होंने इस चीज पर काम भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अचानक ही एक सड़क दुर्घटना में निरंजन जी चल बसे और उसके बाद सब कुछ कागज में ही सिमट कर रह गया। अचानक इस बात को याद कर रंजना जी खुशी से ललक उठी। उन्होंने बहुत कुछ सोचा और फिर जाकर सो गईं। एक नई सुबह के लिए दूसरे दिन जब कमला काम पर आई तो उसने रंजना जी को काफी खुश देखा। वह हैरान हो गई। माँ जी क्या बात है, आप बहुत खुश हैं। कमला तू आ गई, लो चाय पियो। यह क्या माँ जी, चाय मैं बना देती हूँ। अरे तो क्या हुआ, रोज तो तुम ही बनाती हो, आज मैंने बना दिया तो क्या हो गया। पियो चाय, बड़ी अच्छी चाय है माँ जी, रंजना जी ने चाय पीते हुए कहा। कमला मेरी बात सुनो, तुम्हारे गांव देहात जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ आकर मेरे से बुनाई सीखना चाहती हैं तो उसे बुला लाया करो। मैं कल से सभी को बुनाई सिखाया करूँगी। ठीक है माँ जी, पर अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि रंजना जी ने कहा, बस सोच रही हूँ कि तेरे अंकल जी की आखिरी इच्छा पूरी कर दूं। अगर ये हो गया तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं भी शांति से मर सकूंगी। रंजना जी ने अपनी देखरेख में गांव की महिलाओं को बुनाई का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। देखते देखते रंजना जी के पास गांव की महिलाओं लड़कियों का हुजूम आने लगा। रंजना जी अब दोहरे शेड्यूल में बुनाई सिखाया करती थी। देखते देखते महीने गुजर गए। रंजना जी सभी प्रशिक्षित महिलाओं को ऊन, धागे, बुनाई के क्रोशिया और सलाइयाँ देती थीं। सभी की जिम्मेदारियाँ बटी हुई थी। सभी अपने घर से बंधनवार, टेबल क्लॉथ, शॉल, लड़ गोपाल के स्वेटर बनाकर लड्डू लाकर दिया करती थी।
रंजना जी उन्हें शहर वाले मार्केट में भेजती थी। स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्होंने कई तरह के मेले और हुनर हाटों में इनका प्रदर्शन भी किया। अब उनका यह काम चल निकला था। कई ब्रांड और सरकारी संस्थानों ने उनके प्रोडक्ट हाथों हाथ खरीदना शुरू कर दिया था। अब रंजना जी के पास न सिर्फ अपना आत्मसम्मान लौट आया था, बल्कि वह कई लोगों के लिए मिसाल भी बन चुकी थी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।